Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel once again. So आज बड़े दिनों बाद हम लोग कॉमर्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने फंडामेंटल्स के सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं अकाउंटेंसी में. फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया है. अभी कॉमर्स को हम लोग आगे लेकर जाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे साथ साथ ये बताते चलो आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स कब होने वाले हैं और उसमें क्या सिलेबस आ रहा है, ताकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाफ ईयरली के एग्जाम से पहले मैक्सिमम सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा सकूं. ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे पार्टी. और बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी नोट्स हैं ये आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जाना है और बढ़िया आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है. लेकिन इस बढ़िया चीज के साथ अगर आपको लगता है कि मेरे साथ प्रिपेयर करना है लाइव हर दिन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एकदम स्पेसिफिकली टू द आईएससी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको 3 बुक सेट्स भी मेरी घर पर डिलीवर हो रही होंगी, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, उसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बोर्ड्स के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी, आईपी मैट एंड जेवियर्स, क्राइस्ट, नारसी मुंजी, तो आप जाकर एनरोल कर सकते हैं फतेह कोर्स के अंदर. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है. सो बिफोर आई बिगिन लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास. तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है. नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंस है, सोर्सेज है, ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. तो भाई अगर हम बात करते हैं मुद्दे की कि सर ये बिजनेस फाइनेंस है क्या? फाइनेंस तो आप बोल दे रहे हो, ये बिजनेस फाइनेंस क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, मैं बताता हूं आपको. तो चलो देखते हैं. इट इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स. तो पहला कीवर्ड है एक्विजिशन और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. अब तो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहां से पैसे लाएगा और कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करने जा रहा है जो कि उसके बिजनेस को ग्रो कर सके, उसे बिजनेस फाइनेंस कहलाएंगे. तो एक्विजिशन कहां से पैसा आएगा और यूटिलाइजेशन उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं. समझ में आई बच्चे पाड़ी? आगे बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस के ऊपर. मतलब इतना बुद्धू टॉपिक है यार, पैसों की जरूरत बिजनेस में काय के लिए होती है, हम ये बात करने जा रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो देखो, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट है द फर्म कैन मीट लाइबिलिटीज ऑन टाइम. सर पैसों की क्यों जरूरत है? ताकि मैं अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पर पूरा कर सकूं, पैसे वापस कर सकूं, इसलिए हमको पैसों की जरूरत है. दूसरा, टू कैरी ऑन बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन. भैया पैसा होगा तब जाकर बिजनेस बढ़िया चल सकता है, बिजनेस में कोई रुकावटें नहीं आएंगी. टू रन द बिजनेस स्मूथली, इसलिए पैसों की जरूरत है. तीसरी बात क्या है? साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू एंजॉय द गुडविल. जितना ज्यादा अमीर कोई कंपनी होगी, जितना ज्यादा अच्छा पैसा होगा किसी कंपनी के पास, उतना ज्यादा वो गुडविल एंजॉय करता है मार्केट में. मतलब उसकी रेप्यूटेशन इन द मार्केट बहुत अच्छी हो जाने वाली है. चौथा पॉइंट देखो, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. मान लेते हैं कोई एकदम से अपॉर्चुनिटी आई कि भैया ये नया बिजनेस आया है, ये मुझे कर लेना चाहिए, तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा होगा. तो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है बिजनेस के अंदर. फिफ्थ पे आओ, द फर्म कैन फेस रिसेशंस, बिजनेस साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस कॉन्फिडेंटली. अगर बुरा वक्त आ गया तो बुरा वक्त में क्या काम आता है? मम्मी लोग बोलती ना, बुरा वक्त में अपने हाथ का पैसा ही काम आता है. वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए भी अगर कोई कॉन्टिजेंसी आ रही है, कुछ भी अगर बुरा वक्त आ रहा है, रिसेशन आ गया, कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा आ गई, आई एम सॉरी, हाँ लेट्स कंटिन्यू. अगर बुरा कोई वक्त आ गया तो क्या होगा? उस समय आपके हाथ का पैसा ही काम आने वाला है, दैट यू कैन यूटिलाइज अगर आपके पास पैसा होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स. भाई पता है ना, आज प्रोडक्शन हुआ तो आज का प्रोडक्शन फ्यूचर की डेट पे बेचा जाएगा.
और पैसा आपको फ्यूचर की डेट के बाद वापस मिलेगा, तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का जो टाइम गैप है उसको भरने में उसको हेल्प करता है आपका फाइनेंस एंड द बिजनेस। तो पैसों की क्या क्या जरूरत है ये समझ में आ रहा है। ये नोट्स आपके लिए रामबाण होने जा रहे हैं, तो भैया ऐप से डाउनलोड जरूर कर लेना। अब आपको पता चल चुका है कि यार पेपर का पैटर्न बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 2025 के पेपर से अगर देखा जाए तो पेपर बिल्कुल कॉम्पिटेंसी फोकस हो चुका है। तो जितना ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर पाएंगे भाई लोग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस में पैसा कहां से जुगाड़ते हैं, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप तो तुम्हें पता है ना, एक अकेला इंसान अगर बिजनेस करता, अकेला है, तन्हा नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है ना। अकेला बिजनेसमैन अगर ये कोई कर रहा है, अगर अकेले में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो वो कहां से पैसा लेकर आएगा, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला इसके पास होता है ओन्ड कैपिटल, मतलब खुद का पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर। दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, पहले से कुछ पैसा सेव करके रखा है उसको अब इस्तेमाल कर लेगा। जैसे भाई मेरे घर में ना ये देखो, ये है पिगी बॉक्स जिसमें बच्चे पैसा सेव करते हैं। इसमें कुछ पैसा सेव किया, बाद में इससे पैसा निकाल लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कर लेना। बात समझ में आ रही। तीसरी बात यहां पर आती है आपकी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन ले लिया हमने बैंक से। चौथा है रिलेटिव से, दोस्त से लोन ले लिया। भाई साहब कौन दोस्त आजकल लोन दे रहा है पता नहीं, लेकिन अगर मान लो दे दिया तो उससे ले लिया पैसा। फिर क्या होता है, अब इसी में एक बात को एक्सटेंड करता हूं कि ये चार बातें तो समझ में आ गई कि सोल प्रोप्राइटरशिप पैसा लाएगा कहां से, अपने पास से, पहले से बचाए हुए कुछ पैसे, लोन ले लिया बैंक से या लोन ले लिया अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। बहुत ध्यान से देखना बेटा, शॉर्ट टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल मिलता है कमर्शियल बैंक से। अगर उसको शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए, तब उसको लोन लेना पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। और लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत है तब उसको लेना पड़ेगा लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे लिखा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा लेना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म नीड्स है। अगर आपको शॉर्ट टर्म नीड्स है तो कमर्शियल बैंक से आपको लोन मिल जाने वाला है। अब देखते हैं कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना, जहां एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कहां से पैसे लाएंगे। सबसे पहला ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा, रिटेन अर्निंग्स, बचाया हुआ पैसा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स। यहां पर पार्टनर्स एक नया टर्म आ गया, बाकी सारी चीजें ऊपर से लेकर यहां तक कॉमन है। तो पार्टनरशिप फर्म कहां से पैसे जुगाड़ती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहां से पैसे जुगाड़ती है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहां से पैसे लेकर आएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन है, या तो वो शेयर्स इश्यू कर दे, मार्केट में अपने शेयर्स को इश्यू कर दे, वहां से पैसा आ जाएगा। रिटेन्ड प्रॉफिट्स मतलब पहले से बचाया हुआ पैसा। डिबेंचर्स मतलब एक तरह का लोन होता है, डिबेंचर्स रेज करके पैसा ले सकते हैं और लोन के थ्रू पैसा जुगाड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। यहां पे मैंने साफ साफ लिखा है, अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साथ लेना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है। चले बढ़िया बढ़िया अगले टॉपिक पर आ जाएं। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जैसे कि हम लोग भी कहते हैं ना कि यार अपने पैसों को प्लानिंग करनी चाहिए, कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कहां से आएंगे, क्या क्या खर्चे होंगे, उस सब के बारे में प्लानिंग करना सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। लेकिन अब स्पेसिफिकली कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आओ जरा देखते हैं। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो पहला टर्म है ई। ई मतलब एस्टिमेशन, मतलब कितने पैसों की जरूरत है। दूसरा है चूजिंग द सोर्सेज, मतलब सी, मतलब मैं किस सोर्स से पैसा रेस करने वालों। पहली बात, मेरे को कितने पैसों की जरूरत है। दूसरा, वो पैसा मैं किस सोर्स से लूंगा। तीसरा, हाउ फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड। तो एस्टिमेशन, देन चूजिंग द सोर्स एंड देन हाउ यू विल यूटिलाइज द फंड्स, इसका आंसर देता है फाइनेंशियल प्लानिंग। लो अब कौन सी डेफिनेशन लिखे जिससे स्कूल के टीचर खुश हो जाए। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देन चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड डिसाइडिंग हाउ फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है बच्चा, पाड़ी एकदम तुम्हें समझ में आ गया, आंखों के रस्ते दिल में उतर गई ये टॉपिक। चले आगे बढ़े हैं। अब आता है अगला टॉपिक कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग को समझते समय।
तो सबसे पहला इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, आज के लिए नहीं होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर के लिए होती। तो पहला टर्म हो गया फ्यूचर ओरिएंटेड। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, आपको पहले से वो बोलते नहीं है एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितने पैसों की हमें जरूरत होगी। तीसरा, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एफसी इज फिक्स्ड कैपिटल, हमें फिक्स्ड कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, डब्ल्यूसी इज वर्किंग कैपिटल। तीसरी फीचर क्या है बेटा, हमें फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके बारे में अंदाजा लगाना। देन डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, हमको व्हेन कब पैसा चाहिए, हाउ हम कैसे पैसा ला रहे हैं, एंड क्यों चाहिए ये पैसा, क्या करने वाले उस पैसे का, इसके बारे में भी आपको पहले से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड चौथा है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट, सॉरी पांचवा है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स, आपको वो सोर्स चूज करना चाहिए जिस पर आपका खर्चा मिनिमम से मिनिमम लगने वाला हो। तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बात समझ में आई? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है बच्चा पार्टी हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी जरूरी क्यों है, क्यों करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग जज साहब, इसके बारे में कोई बताएगा? आइए हम बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सबसे पहला, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम पैसों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट उससे निकाला जा सके। दूसरा, हेल्प्स कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, कुछ ऐसा ही टॉपिक तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, भैया ना कभी बिजनेस में आपके पैसा कम होना चाहिए, ना कभी ज्यादा पैसा बिजनेस में आइडल पड़ा होना चाहिए, पैसा जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। देन क्या बोला, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जितना भी पैसों से लेन देन का काम है उस पर आप अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, यह फायदा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, अगर अच्छे से पैसों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक जो कि है हमारा जिस पे हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान, ये सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया बढ़िया इसको स्किप कर सकते हैं, मजेदार टॉपिक था। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो टॉपिक आपका बोर्ड इम्तिहान में यूं बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा होगा। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं ये पत्थर की लकीर है, पेपर में आने ही वाला है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए, लेकिन मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इस साल 2026 में इवन मोर डिफिकल्ट होने जा रहे हैं एज कंपेयर टू 2025। आपको अपनी प्रिपरेशन ऑन टोज रखनी है, इस बार रटना नहीं समझना है, समझने के साथ साथ अप्लाई करने की नॉलेज आपको लगानी पड़ेगी। पिछले सालों तक जो पढ़ाने का तरीका था और यहां से जो पढ़ने का तरीका है बेटा वो बिल्कुल चेंज रखना पड़ेगा, बिकॉज पेपर डायरेक्ट नहीं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के साथ भरा हुआ होगा। चलो भाई देखते हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है ओन्ड फंड, एक होता है बोरोड फंड। मेरी बात सुनना, कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होता है। ओन्ड फंड मतलब खुद का पैसा, बोरोड फंड मतलब उधार लिया हुआ पैसा। इसको डिटेल में समझने के लिए जरा कुछ देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओन्ड फंड और बोरोड फंड। ओन्ड फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, खुद का लगाया हुआ पैसा, शेयर्स के थ्रू रेस किया हुआ पैसा, शेयर कैपिटल। और बोरोड फंड्स में क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। बात समझ में आ रही? अब एक टर्म होता है कैपिटल गियरिंग, एक टर्म होता है बच्चा कैपिटल गियरिंग जिसको फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। अब ये कैपिटल गियरिंग क्या बोलता है, रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट, मतलब खुद के पैसे और लोन लिए हुए पैसे का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज। ये बात समझ में आ रही है एकदम? अब एक टर्म होता है हाई गियरिंग और एक टर्म होता है लो गियरिंग। हाई गियरिंग को हम लोग बोलते हैं जब उधार डेट ज्यादा हो, इक्विटी कम हो। इसको एक और टर्म बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। हाई गियरिंग का मतलब क्या है, आपके ऊपर कर्जा ज्यादा है और आपका खुद का पैसा कम लगा हुआ है। लो गियरिंग इसका ऑपोजिट होता है, मतलब इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। ज्यादा इक्विटी के थ्रू पैसा लगाया, ओनर्स कैपिटल लगा हुआ है और कम लोन लिया हुआ है।
तो फाइनेंशियल लिवरेज किसे बोलते हैं? रेशियो बिटवीन ओन्ड एंड बोरोड फंड्स। फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल गियरिंग। हाई कैपिटल गियरिंग क्या होता है? जब लोन ज्यादा, डेट ज्यादा हो, इक्विटी कम हो। लो गियरिंग क्या होता है? जब इक्विटी ज्यादा हो और डेट कम हो। सबको बात समझ में आ रही है? अब जरा आते हैं हम लोग पहले पॉइंट के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है ना? आओ जरा देखा जाए। When company uses borrowed funds in the regular conduct of business along with the equity capital, जब एक कंपनी उधार लिया हुआ पैसा along with their own पैसा बिजनेस में रोजमर्रे में लगाती है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिस्क्राइब्ड व्हेन ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी इज डिजायरेबल। कब अच्छा बोला जाता है? When rate of earnings is more than rate of interest, जब हम कमाई ज्यादा कर रहे हो और हमारा जो इंटरेस्ट बर्डन हो वो कम हो। मान लेते हैं हम 20% के रेट से कमाई कर रहे हैं और 10% के रेट से मेरा लोन है, तो मेरे लिए उस समय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अच्छा कहलाएगा। स्टेबल और रेगुलर अर्निंग है, मेरी लगातार हर महीने महीने अर्निंग हो रही है, तब हमारे लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिजायरेबल है। एंड सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको गिरवी रख के आपने लोन लिया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब समझ में आ गया है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? जब आप ओन्ड फंड और बोरोड फंड दोनों को इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए। और डिजायरेबल कब होगा? जब किसी भी कंपनी के पास रेगुलर अर्निंग होगी, सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स होंगे और साथ ही साथ उसकी जो रेट ऑफ अर्निंग्स है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? आंखों के रास्ते दिल में उतर गया पूरा टॉपिक। चले आगे बढ़े। अगला पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। हमें यह पता लगाना है कि एक कंपनी को कितना अपना पैसा लगाना चाहिए, कितना बोरोड फंड लगाना चाहिए। ठीक है ना? यह समझ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल भाई देखो, इफ प्रमोटर्स वांट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर हैंड्स, अगर जो ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो चाहता है कि नहीं भाई मैं पूरा पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखूंगा, मैं अपने ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करूंगा, उस केस में क्या होता है? डू नॉट इशू इक्विटी शेयर्स। आपको पैसों की जरूरत है तो आप इक्विटी शेयर्स मत इशू करिए, आप लोन्स, डिबेंचर्स के थ्रू अपना पैसा रेज कर लीजिए। तो आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको पैसा कैसे रेज करना है। अगर मेरे को फुल कंट्रोल चाहिए तो मैं इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करूंगा। अगर मैं अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर सकता हूं तब मैं ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा लूंगा, कम लोन लूंगा। अगला, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? भैया मेरे पास आज पैसे नहीं है, मुझे आज पैसे दे दो, लेकिन कल मेरे पास अगर पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर सकूं, मतलब वापस करने की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? अगर किसी भी कंपनी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसको पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर से या लोन से, बिकॉज आज आप पैसा रेज कर लीजिए, जब आपके पास हो आप वापस कर दीजिए। लेकिन अगर जिसको फ्लेक्सिबिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है तो वो पैसा रेज कर सकता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, बिकॉज शेयर होल्डर से एक बार पैसा ले लिया तो अब जिंदगी भर उसको वापस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो डिबेंचर्स और लोन, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए तो शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। अब आता है नेचर ऑफ बिजनेस, अगला पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी, ये आपका पेपर में इंतजार कर रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से तुम ये टॉपिक को पढ़ना भाई। इसके ऊपर तो तमाम केस स्टडीज हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं रेगुलर अर्निंग। रेगुलर अर्निंग की मतलब क्या है? अगर रेगुलर अर्निंग है तो मेरे पास पैसा हर महीने आता है, तो मैं ज्यादा पैसा लोन से रेज करूंगा, कम पैसा इक्विटी से रेज करूंगा, मतलब डेट विल बी मोर देन इक्विटी, मतलब हाई कैपिटल गियरिंग। और अगर मेरी इररेगुलर अर्निंग है, मेरी कभी मेरे पास पैसा है कभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे लो गियरिंग करना चाहिए, मतलब मेरे को ज्यादा पैसा इक्विटी से रेज करना चाहिए और कम पैसा लोन के थ्रू रेज करना चाहिए। आगे बढ़े। अगला है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब जो पैसा आप रेज कर रहे हो उसको रेज करते समय खर्चा कितना लग रहा है। अगर देखो भैया, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, रिटर्न्स एक्सपेक्टेड एटसेट्रा। कंपनी शुड एस्टिमेट एंड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स बिफोर मेकिंग अ चॉइस। हमको जिस सोर्स से सस्ता पैसा मिल रहा होगा, सस्ते रेट पर पैसा मिल रहा होगा, जो मेरी कंपनी के लिए कम कॉस्ट बियर कर रहा होगा, हमें वो सोर्स चूज करना है फॉर रेजिंग द फंड्स। ये पॉइंट, ये बात बोल रहा है। अगला, पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। बात समझना, अगर मुझे अपने बिजनेस में परमानेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे पैसा रेज करना चाहिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू,
लेकिन अगर मुझे मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। और लेकिन अगर मुझे एक्सपेंशन करना है, कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, तब मुझे पैसा रेज करना चाहिए लोन से या डिबेंचर्स के थ्रू। बात समझ में आई? पर्पस समझ में आ रहा है? पीरियड कितने समय के लिए और किस पर्पस से लिए आपको पैसा चाहिए, क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। कैपिटल मार्केट कंडीशन देखो, अगर कैपिटल मार्केट कंडीशन का मतलब इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, रिसेशन है आपकी इकोनॉमी में, अगर प्रॉस्पेरिटी है, बूम है, तब पैसा रेज करना चाहिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू, बिकॉज आपको उस समय शेयर्स का प्राइस अच्छा होता है, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और अगर बियरिश है, समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, उतना बूम की सिचुएशन नहीं है, लोग पैसा होल्ड कर रहे हैं अपने पास, तब आपको पैसा रेज करना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है आपको? आते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अगर बैंकिंग कंपनी, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से पैसा रेज कर सकते हो, जो कि है इक्विटी शेयर्स के थ्रू। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, नीड ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है। यार इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, यह भी तो बहुत जरूरी है। अगर आपका इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग है, ठीक है ना, तो वो पैसा, एंटरप्राइजिंग मतलब चाहता कि बहुत तेजी से ग्रोथ हो, बहुत पैसा कमाए, तो वो पैसा रेज करेगा इक्विटी शेयर्स के थ्रू। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टर थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहता है, उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है, तब वो पैसा रेज करेगा डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है कैश फ्लो पोजीशन। आपके बिजनेस में आपकी कैश फ्लो की क्या स्थिति है, ठीक है ना। अगर आपके बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा है, मतलब अच्छा खासा पैसा आपको हर दिन आता है, तब आप पैसा रेज करेंगे लोन से और डिबेंचर्स से। लोन और डिबेंचर्स, लोन होता है ना, बताया आपको। लेकिन अगर आपका वीक कैश फ्लो है, पैसा कभी कभी आता है आपके पास, रेगुलर नहीं है, तब आपको पैसा रेज करना चाहिए शेयर्स के थ्रू। क्या बात समझ पे आ रही है बच्चा पार्टी? एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है ना बच्चा पार्टी? अब मेरी एक बात सुनो, मैं आपको हर चैप्टर के सिर्फ 2 पार्ट्स बनाकर दे रहा हूं, जिससे आप 2 पार्ट्स के अंदर अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। ये मैं इकोनॉमिक्स में भी कर रहा हूं और ये मैं कॉमर्स में भी कर रहा हूं। तो एक पार्ट मैंने आज बनाया, जिसको अभी आप लोग देख लेंगे, और उसके बाद अगला पार्ट जिसमें हम लोग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कवर करेंगे, वो भी आपको उसके नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। तो वो 2 दिन बैक टू बैक आपको कॉमर्स का ही वीडियो मिलने वाला है। ये छोटे छोटे वीडियो को बनाकर हम काफी डिटेल में टॉपिक को लेकर जा रहे हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करते चलिएगा, यही आपसे कहना है। और आज के वीडियो पर यहीं पर लगाएंगे विराम। जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना मेरे साथ शुरू कर लो। लेकिन याद रहे, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपके हाफ ईयरली सिलेबस में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और कब से शुरू हो रहा है आपका एग्जाम। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू।